हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और आज मैं AKTU बीटेक मैकेनिकल थर्ड सेम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं फॉर द सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स। और न्यू सिलेबस के हिसाब से जो थर्मोडायनामिक्स में 5 यूनिट हैं, हर एक यूनिट का आपको एक वन शॉट मिलेगा, यानी कि पूरे सब्जेक्ट के अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको टोटल 5 वन शॉट वीडियो मिलने वाली हैं, जिसमें आपका थर्मोडायनामिक्स का बेहतरीन तरीके से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या इंक्लूड रहने वाला है। तो फुल सिलेबस आपका कवरेज होगा, और ऐसा नहीं कि समझिएगा कि जो बुक होती है ना, बुक का जो निचोड़ होता है आपके एग्जाम के हिसाब से वो चीजें आपको मिलेंगी एकदम ऑप्टिमाइज्ड वे में, कंसाइज वे में। उनके PDF नोट्स मिलेंगे, AKTU के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर कवर हो जाएंगे, आपके ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, जितने भी किसी भी, चाहे वो आपका AKTU का एग्जाम हो और चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, क्योंकि सिलेबस तो यही रहता है थर्मोडायनामिक्स का। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यह समझ लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल थर्ड सेम का, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, जरा एक बार ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी तो आप इसको थोड़ा सा लाइटली ना लेकर के आप इस पर फोकस करेंगे और जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए समझाता हूं मैं आपको व्हाई थर्मोडायनामिक्स इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए अगर आप ब्रांच वाइज बात करें, देखो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है, उसमें कोई ब्रांच का एक एक सब्जेक्ट होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जो बीटेक ब्रांच के लिए स्टार्ट होती है वो थर्ड सेम में स्टार्ट होती है। थर्ड सेम का जो सिलेबस है वो ब्रांच वाइज होता है आपका। और ध्यान देना कि ये थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है वो थर्ड सेम के अंदर है। ये थर्मोडायनामिक्स आपका एक बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर आप थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझ गए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फोर्थ सेम के अंदर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ATD, दैट इज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा तभी जाकर के आपको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा। नाम से भी शायद आपको पता लग रहा होगा, थर्ड सेम में पढ़ेंगे आप थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ सेम में पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। और मैं आपको थर्मोडायनामिक्स यहां पर पढ़ा रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आपको आसान लगेगा। उसके बाद आता है आपका IC इंजन। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे फिफ्थ सेम में तो आपको IC इंजन पढ़ना होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। ये भी एप्लीकेशन है किसका, थर्मोडायनामिक्स का। वही इक्वेशंस, वही फॉर्मूले यहां भी यूज होते हैं। उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, हीट एंड मास ट्रांसफर। यहां भी हीट ट्रांसफर की बात हो रही होगी, तो यहां भी आपको थर्मोडायनामिक्स का यूज देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्ट आएगा आपका थर्ड ईयर के अंदर, सिक्स सेम के अंदर, RAC, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग भी एप्लीकेशन है किसके, थर्मोडायनामिक्स के। एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप फोर्थ ईयर में जाकर के पावर प्लांट। पावर प्लांट में भी दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स आपको अपकमिंग सेमेस्टर्स में मिलेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। वो तभी समझ में आएंगे आपको जब थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा। और ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिकल थर्ड सेम के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स है, इसी से बच्चों को डर लगता है, ये समझ में कम आता है। लेकिन मेरे लेक्चर्स अगर आपने सीक्वेंस में देख लिए, ये पूरा क्रैश कोर्स अगर आपने देख लिया, तो थर्मोडायनामिक्स आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। ध्यान देना, इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप में से ऐसा होगा कई स्टूडेंट्स जो है गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। गेट का एग्जाम हो, SSC AE, SSC JE या फिर ESC का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज है ना, IES यानी कि UPSC जिसको कंडक्ट कराती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सभी इन सभी सब्जेक्ट का क्या है, एक बेस है, एक आधार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AKTU के साथ साथ आपको हर एक चीज यहां पर क्लियर हो रही होगी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस सब्जेक्ट से, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड रहेगा। आपको सेकेंड ईयर, फोर्थ सेम के अंदर, फिफ्थ सेम के अंदर, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना सिलेबस, वन शॉट रिवीजन क्रैश कोर्स का यूनिट नंबर 1 का। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1 इन थर्मोडायनामिक्स। क्या क्या पढ़ना है आपको, ये पूरा सिलेबस है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी सिलेबस में से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है। पूरे जब हम आगे चलते जाएंगे तो आपको मैं लिखता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा कि ये टॉपिक आया हुआ है पहले से AKTU में। ये भी मैं आपको बात बता देता हूं, जो ये यूनिट नंबर 1 है थर्मोडायनामिक्स की, ये सबसे छोटी यूनिट है 5 यूनिट में। ये सबसे छोटी यूनिट है, सबसे कम टाइम इसी में लगने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो ये देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी।
है ना। जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री एंड यूनिवर्स क्या होता है। आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। 3 टाइप्स के हम सिस्टम पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, राइट। ये देखिए 2-2 नंबर में पूछेगा तो कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है 2 मार्क्स में, या फिर इसी का वो लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है कि इन 3-4 डेफिनेशंस को 5 डेफिनेशन को कंबाइन करके आपसे पूछ सकता है। ये सारे टॉपिक्स आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस, पाथ, साइकिल, प्रॉपर्टीज क्या होती है। 2 टाइप की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम 2 मार्क्स में कई बार पूछ रखा है ऑलरेडी। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, thermodynamic equilibrium, you know what are reversible and irreversible process, also explain causes of irreversibility, define real and ideal gas, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। then Zeroth law of thermodynamics, again one of the most important topic जो कई बार AKTU एग्जाम में पूछा जा चुका है। explain the law, explain it, explain how it leads to the concept of temperature, जो Zeroth law of thermodynamics है उसने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस यहां पर लिखे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में AKTU एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और आज के इस वन शॉट रिविजन में ये पूरा सिलेबस यूनिट नंबर 1 का आपका कवर होने वाला है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस, और अच्छा इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस यूनिट में अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। क्योंकि पहले जो, अब देखिए, अब पहले जो यूनिट नंबर 1 थी उसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, यानी कि यूनिट पुराने सिलेबस के हिसाब से जो 1 यूनिट तब 2 यूनिट हो चुकी है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, है ना। 2 को 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया, और पुराने सिलेबस में जो यूनिट नंबर 5 थी उसको उड़ा दिया है, यानी कि आपका सिलेबस पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। अभी जो आपका करंट सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, वो सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा 1 यूनिट कम हो गया है, ठीक है। इसीलिए ये यूनिट जो है काफी छोटी यूनिट हो गई है, पहले सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, अपना सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी इंफॉर्म करना चाहूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, ठीक है। जो iOS वाले स्टूडेंट्स हैं और एंड्रॉयड वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन अवेलेबल करा दिया है। आप जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पर आपको ये नोट्स मिलेंगे। कोई भी बच्चा कोर्स लेना चाहता है, कोर्स भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे मैकेनिकल के। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स से ही समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लेक्चर को सीक्वेंस में देखा, देखिए थर्मोडायनामिक्स टफ सब्जेक्ट तब तक ही है जब तक ये समझ में ना जाए। अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैंने पिछले 10 सालों में जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तो मैंने ये हर बार सब्जेक्ट पढ़ाया है, थर्मोडायनामिक्स। दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। थर्मोडायनामिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और जिन स्टूडेंट्स को इससे डर लगता था, बाद में जाकर के उनका भी ये सब्जेक्ट जो है फेवरेट सब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो हम एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आपको फील करना पड़ेगा। आइए, तो थर्मोडायनामिक्स पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन, इसका एनर्जी ट्रांसफर का इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अभी हम आगे चल करके सिस्टम को डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और किसके बीच में ट्रांसफर होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है। किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। याद रखना, ये टर्म कई बार आपको थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलेगी। एनर्जी ट्रांसफर का, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या तो वो हीट की फॉर्म में होगी, हीट को हम लिखेंगे किसे, क्यू से लिखेंगे हीट को, या फिर वो वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर होगी। किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में, वर्क। तो वर्क को हम लिखेंगे डब्ल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, या तो वो हीट की फॉर्म में होगा क्यू की फॉर्म में, या वर्क की फॉर्म में होगा डब्ल्यू की फॉर्म में। अब ध्यान देना, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एग्जांपल से चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। जैसे आपने अभी गरम गरम चाय बनाई और इस कप के अंदर चाय भरी हुई है, गरम चाय है, मान लो टेम्परेचर कितना है, 80, 85, 90 डिग्री, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो जो चाय का कप है, जो चाय है, दैट इज योर सिस्टम,
अब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ये आपने टेबल पर रख दी, तो जो सराउंडिंग है, जो रूम है, जो सराउंडिंग है, जो रूम है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और जब चाय बना के आप कप में रख देते हो रूम में, तो धीरे धीरे क्या होता है, चाय ठंडी होने लग जाती है। चाय ठंडी क्यों होने लग रही है? क्योंकि चाय में से हीट निकल रही है। तो यहां से क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और रूम का टेम्परेचर कम है, तो यहां से जो है हीट निकल रही होती है। हीट निकलेगी, कहां से कहां जाएगी? चाय के कप में से सराउंडिंग में जाएगी, हीट निकल रही होगी। तो यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट जो है कप में से बाहर निकल रही है, इसलिए कप के अंदर जो चाय है वो चाय ठंडी हो रही है। और ये कब तक ठंडी होती रहेगी? जब तक ठंडी होती रहेगी, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो रूम टेम्परेचर के बराबर जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया हीट का ट्रांसफर बंद होना? हीट का ट्रांसफर क्यों बंद हो गया? क्योंकि जब इसका टेम्परेचर 80 से घट के कितना आ गया? 25 आ गया। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, चाय का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। अब हीट ट्रांसफर नहीं होगी बेटा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। बोलो यस और नो। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो यहीं से आपको एक बात समझ में आ जाएगी, यार ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब हम आगे चल करके ये बात पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, कि हीट ट्रांसफर जब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है उसको हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। बात याद रहेगी। हीट क्या होता है तो समझ में आ गया आपको कि यहां से हीट बाहर क्यों निकल रही थी? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर का टेम्परेचर कम था, और नेचुरली अपने आप से हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो बाहर की तरफ हीट चलेगी। इसका उल्टा भी करो, देखो सोचो जरा, आपने गर्मियों का दिन है, आपने ठंडा पानी फ्रिज में आपने रखा हुआ है पानी, उसको बाहर निकालो तो बाहर का टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? आपने पानी की बोतल निकाली जिसका टेम्परेचर कितना है? मान ले इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठंडे पानी की बोतल जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसको रूम में रख दिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इस बार पानी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस बार अंदर का टेम्परेचर कम था, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा। तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हाई से लो की तरफ, हाई टेम्परेचर से। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, तो हीट जो है वो कहां से कहां चलेगी? इस बार बाहर से अंदर चलेगी और पानी गर्म हो गया। और कितना गर्म हो जाएगा? रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। यस और नो? तभी तो जब ठंडे पानी की बोतल निकालते हो तो वो पानी गर्म हो जाता है। और चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा था तो अंदर से बाहर की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ, पानी ठंडा था तो बाहर से अंदर की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ। यस और नो? तो टेम्परेचर डिफरेंस जब तक है तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, चलिएगा आगे समझते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो हीट की फॉर्म में हुआ। मैंने वही तो कहा, जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो किसकी फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में। या कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जहां पर वर्क की फॉर्म में होगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब ये जो चाय थी बेटा, इसका टेम्परेचर था कुछ, इसका टेम्परेचर था T, इसका प्रेशर रहा होगा P, इसका वॉल्यूम रहा होगा V, और इसका मास रहा होगा M। अब एक बात बताओ, ये जो टेम्परेचर है, ये जो प्रेशर है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सिस्टम की प्रॉपर्टी आगे डिफाइन करेंगे अभी। तो अब आप मुझे बताना, जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ हीट की फॉर्म में तो इसका टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं हुआ? इसका टेम्परेचर कम हुआ, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। तो प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आया? तो प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आया? इफेक्ट देखिए, ध्यान सुनो। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर का क्या इफेक्ट आता है? किस पे? प्रॉपर्टी पे। किसकी प्रॉपर्टी? सिस्टम की प्रॉपर्टी। तो बात समझ में आ गई कि थर्मोडायनामिक्स वो साइंस है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर का क्या इफेक्ट आता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, उसकी हम बात करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। आई होप कि आपको यहां से कई सारी चीजें समझ में आने लग रही होंगी और धीरे धीरे आपको बहुत समझ में आने वाला है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, कई बुक में ये डेफिनेशन मिलती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कि थर्मोडायनामिक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं विद स्टडी ऑफ 3E। ये 3E कौन कौन सी है? फर्स्ट E एनर्जी, दूसरा इक्विलिब्रियम एंड तीसरा एंट्रोपी। तो थर्मोडायनामिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी की, इक्विलिब्रियम की और एंट्रोपी की स्टडी करते हैं। एक और डेफिनेशन कहीं पर आपको मिल सकती है क्या?
कि थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे भी कि लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं क्या, कि जो लो ग्रेड एनर्जी है हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स इन एफिशिएंट मैनर, ज्यादा से ज्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट हो, क्योंकि हीट जो है ये लो ग्रेड एनर्जी होती है, दिस इज लो ग्रेड एनर्जी, एंड जो वर्क होता है दिस इज हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, आपने फ्यूल को जलाया, देखो आपकी स्कूटी, बाइक, बसेस, ट्रैक्टर, कार, इसमें सब में क्या होता है, फ्यूल को बर्न कराते हैं, और जब फ्यूल बर्न होता है तो वहां से हीट निकलती है। उस हीट का क्या करोगे, उस हीट का क्या होगा फ्यूल को जलाने से, नथिंग, क्योंकि उस हीट के अंदर वो लो ग्रेड एनर्जी है। हमको चाहिए वर्क, क्योंकि हमको अपनी स्कूटी को, बाइक को, बस को, ट्रैक्टर को आगे चलाना है, तो हमको चाहिए क्या, मैकेनिकल वर्क, कोई शाफ्ट को रोटेट कराना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, इंजन के अंदर क्या करते हैं, हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है। ये जो टर्म्स मैंने अभी बताई है ना, एक स्लाइड पे इतना समय ले रहा हूं क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आगे लगातार यूज होती रहेंगी, तभी तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो चलिएगा, तो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। सो इस तरह से आप थर्मोडायनामिक्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हर जगह आपको थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन मिलेंगे, इट इज वेरी वाइड एरिया। देखो पावर प्लांट का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरा आपका आता है एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इसमें भी क्या होता है, फ्यूल की बर्निंग होती है, कहीं ना कहीं हमको पावर की जरूरत पड़ती है, तो यहां भी थर्मोडायनामिक्स है। कार के अंदर भी थर्मोडायनामिक्स है। ह्यूमन बॉडी, मेटाबॉलिज्म, खाना पच रहा है अंदर, खाना बॉडी के अंदर भी तो आग लगी हुई है, तो वहां भी जहां भी हीट और वर्क की बात होगी वहां पर थर्मोडायनामिक्स होगी, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद आपका जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप रखते हो रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर, वो भी थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन है। विंड टरबाइन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, देन उसके बाद बोट्स हो गई, और जो आपका सोलर सिस्टम होता है, इन सब में थर्मोडायनामिक्स का यूज आपको देखने मिलता है, राइट। चलिएगा, यहां से एकेटीयू 2023-24 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिफाइन सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड यूनिवर्स। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका चाय का कप है, ये चाय का कप आपका सिस्टम है। अगर आप चाय की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप चाय का टेम्परेचर की बात करें, चाय का वॉल्यूम कितना है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं, तो चाय का कप जो है वो अगर आपका सिस्टम है, इस कप के बाहर जो रूम है, रूम के अंदर जो एयर है, सब कुछ बाहर के, इस कप के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। और ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। अब ये जो ऐसा देख रहे हैं, जो बाउंड्री है, जो सिस्टम को इस सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम की बाउंड्री। क्या बोलते हैं, सिस्टम की बाउंड्री। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ मिला लें तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, वही लिखा गया है, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पर आपकी जो फोकस है वो कंसंट्रेट है, वही सिस्टम है। जैसे चाय का कप एक सिस्टम है, इस रूम के अंदर ये जो रूम है, जो क्लासरूम है, अगर मैं इसकी स्टडी करूं तो ये मेरा सिस्टम हो सकता है। इस रूम के बाहर जो कुछ भी होगा वो सराउंडिंग होगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जिसकी मैं स्टडी करना चाहता हूं, ये भी सिस्टम हो सकता है। मतलब ये जो स्पेस के अंदर कुछ रीजन है, स्पेसिफाई कर दिया ना, स्पेस तो बहुत बड़ा है, स्पेस के इसके अंदर जो एक रीजन को अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि ये रीजन है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, दैट मे बी योर सिस्टम। तो देखो, व्हाट इज सिस्टम, इट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकती है। जैसे इस सिलेंडर के अंदर ये गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर के अंदर ये गैस भरी हुई है, तो ये सिस्टम हो सकता है, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकती है। या फिर और रीजन इन ए स्पेस, स्पेस के अंदर अगर आपने कोई रीजन सेलेक्ट किया, रीजन को आपने किसी रीजन की स्टडी कर रहे हो, तो वो भी क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, जिस पर हमारी क्या होती है, स्टडी फोकस होती है। नाउ व्हाट इज, देखो यहां पर आप ये समझा सकते हो क्या, यहां से ये एग्जांपल दे सकते हो, सिस्टम ये हो गया आपका सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो क्या होगा, सराउंडिंग। तो लिखा है यहां पे क्या, सराउंडिंग क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम। इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो है सराउंडिंग, वो है सराउंडिंग। ध्यान देना। नाउ व्हाट इज बाउंड्री,
कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं सिस्टम की बाउंड्री। क्या बोलते हैं? सिस्टम की बाउंड्री। इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है, जैसे ये क्लासरूम अगर सिस्टम है तो और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। ये जो दीवारें हैं जो उसको सिस्टम को और बाहर सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, ये क्या कहलाएगी? आपकी सिस्टम की बाउंड्री। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब है कि जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाएं, सिस्टम और सराउंडिंग टुगेदर इज नोन एज यूनिवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर एक साथ मिला करके क्या बनेगा? यूनिवर्स मिलेगा। या तो आप ये डायग्राम बना करके समझा सकते हैं या फिर आप ये डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको दिखा रखा है। तो ये जो सिस्टम के अंदर गैस है वो सिस्टम है, ये इसके बाहर जो कुछ भी है सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है वो क्या है? ये आपकी बाउंड्री है। ये क्या है? दिस इज दी बाउंड्री। तो ये AKTU 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसकी स्टडी आप करना चाहते हैं। यूनिवर्स भी एक सिस्टम हो सकता है अगर आप यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे। यहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप्स के सिस्टम है? 3 टाइप के सिस्टम है। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। वन बाय वन करके समझते हैं। मैंने बोला था आपको एनर्जी ट्रांसफर को याद रखेंगे क्या हम लोग? एनर्जी ट्रांसफर को, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब बताया था हीट का ट्रांसफर या वर्क का ट्रांसफर। आइए देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब है कि जब सिस्टम के अंदर से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। यानी कि देखो मास इन, ये ओपन सिस्टम है, मास इन मास आउट, एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी इन एनर्जी आउट। एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सके, मास का ट्रांसफर भी हो सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? ओपन सिस्टम। चलिए चाय का एग्जांपल एक बार फिर से लेते हैं। देखो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो चाय का कप है इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान ले 25 डिग्री सेल्सियस। अब तू सोच के बता यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? क्या चाय ठंडी होगी कि नहीं होगी? यहां से हीट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हीट यहां से बाहर निकलेगी तो चाय ठंडी होगी। हीट का ट्रांसफर हुआ है मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हुआ हीट के फॉर्म में। यस। क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? हाँ हो रहा है। यहां से देखो भाप निकल रही है वेपर की फॉर्म में, वेपर निकल रही, चाय ठंडी हो रही, भाप निकल रही है, भाप। इसका मतलब मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है, मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर मास भी ट्रांसफर हो सके, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सके, उसको हम बोलते हैं क्या? ओपन सिस्टम। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे टरबाइन हो गया, जैसे पंप हो गया, जैसे बॉयलर हो गया। जैसे टरबाइन है, टरबाइन से हमको वर्क मिलता है तो वर्क की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और टरबाइन में स्टीम जाती है, टरबाइन से स्टीम बाहर भी निकलती है, स्टीम की फॉर्म में मास का भी ट्रांसफर होता है। तो टरबाइन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम का। पंप में भी क्या होता है? पंप में पानी जाता है, पानी को बाहर निकलता है तो मास का ट्रांसफर हो रहा है वाटर की फॉर्म में। और पंप को वर्क देना पड़ता है यानी कि वर्क का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस, ज्यादातर जो डिवाइस होती हैं जो इंजीनियरिंग के अंदर जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस होती हैं वो ओपन सिस्टम के अंदर आती है। दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। देखो ओनली एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस। एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। जबकि ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ था, मास का ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन यहां पर केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। यस, एनर्जी इन एनर्जी आउट। एग्जांपल है हीट पंप, एग्जांपल है इसका रेफ्रिजरेटर। जरा एग्जांपल समझो, कोका कोला की बोतल अभी आपने ठंडी ठंडी निकाली है, कहां से? अपनी फ्रिज में से निकाली है इसको। इसका टेम्परेचर कम रहा होगा तो इसका टेम्परेचर मान ले कितना, इसका अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तूने इसको रूम के अंदर रख दिया, कहां पे रख दिया? रूम में। बोले तो सराउंडिंग में रख दिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री मान लो, 35 मान लो, 40 मान लो, ठीक है। गर्मियों के दिन है, चलो गर्मियों के दिन है, गर्मी है, ठंडा पी रहे हो आप लोग तो टेम्परेचर मान ले थोड़ा सा इसका 40 डिग्री, कितना है? 40 डिग्री। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? हीट बाहर से इसके अंदर घुस जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो बोतल है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक थी वो गर्म हो गई। तो लेकिन यहां पर एनर्जी का तो ट्रांसफर हुआ, यस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हीट की फॉर्म में, लेकिन ये तो सील्ड कंटेनर है, इसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जब मास का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। नो, ऐसा सिस्टम जहां पर मास का भी ट्रांसफर ना हो, एनर्जी का भी ट्रांसफर ना हो, उसको बोला जाता है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। जैसे थर्मल स्टील की जो बॉटल होती है, इसमें गर्म चाय भरोगे तो गर्म रहेगी, ठंडा पानी भरोगे तो ठंडा पानी ही रहेगा, क्योंकि इस तरह की मेटल बनाया जाता है। हीट का ट्रांसफर जीरो, ना तो बाहर से हीट अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी। अगर वेल
इंसुलेटेड फ्लास्क है, तो अगर वेल इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर कॉफी भरी है, टी भरी है, पानी भरा है, वो किसका एग्जांपल होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होगा। तो ध्यान देना यहां पे, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है यूनिवर्स या हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। ये बात आपको याद रखनी होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 की हम बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपसे पूछूंगा यूनिवर्स जो है ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है? यस, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे वहां पर। ठीक है, हर चीज एक देखिए, थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या खास बात है कि हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जो पढ़ के जा रहे हैं उन हर एक चीज को अप्लाई करेंगे। फिर हम यूनिट नंबर 3 में जाएंगे तो जो हम पहले पढ़ चुके होंगे वो सब अप्लाई होता चला जाएगा। इसीलिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यूनिट 1 पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस में, फिर 2, 3, 4, 5 आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 100% रिफंड होगा आपका। आइए चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्या? माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक, देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। देखिए जब आप बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, अब सोचो कि ये एक सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और इस गैस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्या आप एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं? क्या आप एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं? नो। अगर आप एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर आप चेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। आप इस पूरे सिस्टम की एक साथ बात करें, यानी एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर आप एवरेज बिहेवियर देख रहे हैं, यानी पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जबकि जो मैक्रोस्कोपिक होती है उसको बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत रेयर यूज होती है माइक्रोस्कोपिक, हायर एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर हम इसको यूज करते हैं, राइट। जनरली हम फॉलो करते हैं किसको? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। जनरली हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं, एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं, पूरे सिस्टम की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर लोगे तभी थर्मोडायनामिक्स को फील कर पाओगे। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, तो आपकी बॉडी की एक पार्टिकल का टेम्परेचर होता है कि एवरेज टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का? थर्मोमीटर से जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है। आपकी बॉडी का आपकी बॉडी आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं होता है। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप अपनी बाइक, स्कूटी, कार के टायर में जब हवा भरवाते हो तो उसमें जो प्रेशर मेजर करता है, वो प्रेशर गेज से जो मेजर करता है, वो प्रेशर टायर के अंदर जो हवा है उस पूरी हवा का एवरेज प्रेशर होता है, ना कि एक मॉलिक्यूल का, एयर का एक मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं होता है वो। नो, वो एयर का एवरेज प्रेशर होता है। तो किसको हम फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक यानी कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को। दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, अभी हमने चाय का एग्जांपल लिया था। चाय का टेम्परेचर है मान लो 90 डिग्री सेल्सियस, तो वो चाय का पूरे कप का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है, चाय के एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं है। तो हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात बहुत रेयर करते हैं, नहीं कर पाते हैं, अपने बस की बात नहीं है, कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं है। तो जनरली हम किसको फॉलो करते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यस और नो? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम? देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का क्या मतलब है कि ये जो गैसेस होती है, जो सिस्टम होता है, ये जो मैटर होता है, या तो वो सॉलिड है या लिक्विड है या वो गैसेस है। जनरली हम लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड और गैसेस जो होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ वाइड्स होते हैं, कुछ गैप होते हैं। अगर हम उस गैप को निग्लेक्ट कर दें, और तो हम ये कह सकते हैं कि हर जगह जो डेंसिटी होगी वो एक जैसी होगी, है ना। देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप कम है, बाकी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा है, उस गैप को अगर हम मतलब खत्म कर दें और उनको निग्लेक्ट कर दें, तो मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हर जगह एक जैसी डेंसिटी होगी, हर जगह एक जैसी डेंसिटी होगी।
कॉन्टिन्यूसली जो मैटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इन थर्मोडायनामिक्स एज्यूम्स दैट द मैटर इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इग्नोर कर देते हैं हम क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं, जब एजम्पशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो हमारी जो स्टडी होती है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। अब ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का मतलब ये है कि हम अपनी स्टडी को आसान कर रहे हैं। दिस सिंप्लीफाई एनालिसिस बाय ट्रीटिंग द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर। अब प्रेशर को, टेम्परेचर को, डेंसिटी को, और हम मानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है एंड वेल डिफाइंड एट एवरी टाइम है, वेल डिफाइंड एवरी टाइम है। तो नहीं तो हम प्रेशर पता ही नहीं कर पाएंगे, हम प्रेशर क्या नहीं पता ही नहीं कर पाएंगे। वैलिड व्हेन द सिस्टम इज, जब सिस्टम का साइज ज्यादा होता है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को अप्लाई कर पाते हैं, ये वैलिड होता है। अगर सिस्टम का साइज बहुत छोटा है तो हम वहां पर चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या है, एक तरह से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे आप लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर के अंदर जो है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को अप्लाई करते हैं। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, 2023-24 में अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं और पहले भी पूछे जाते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेटा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या का मतलब है, देखिए 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है यहां पे। एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, कौन सा, थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब ये तीनों इक्विलिब्रियम होंगे किसी सिस्टम के अंदर तो वो सिस्टम कहलाएगा कि वो सिस्टम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये थर्मोडायनामिक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी सिस्टम के अंदर, विद इन द सिस्टम, ये सिस्टम है आपका और ये आपका सराउंडिंग है। तो ये कह रहा है कि सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। नो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो या फिर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो वो कहलाएगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर, कि सिस्टम के अंदर विद इन सिस्टम प्रेशर का डिफरेंस ना हो, अनबैलेंस फोर्स ना हो, या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं होंगे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, मतलब सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नो नेट केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है, एंड द कंपोजिशन विल रिमेन्स, केमिकल कंपोजिशन जो है सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट रहना चाहिए, रिमेन सेम रहना चाहिए। अगर किसी सिस्टम के अंदर ये तीनों इक्विलिब्रियम है तो सच काइंड ऑफ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, ये पहले कई बार पूछा जा चुका है, एकेटीव प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी 2023-24 में या 22-23 में आए हुए हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया है। हालांकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक भी चीज आपको छोड़ करके जानी नहीं है, अगर आप एक भी चीज छोड़ करके नहीं जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। देखिए जब हम सिस्टम को डिफाइन कर चुके हैं, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहां पर यहां पर क्या है कि कोई गैस है, यहां पे एक गैस जो है वो सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर मान लो कोई गैस भरी हुई है एंड दैट इज द सिस्टम। अगर इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, कोई मैटर है इसके अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा m, उसका वॉल्यूम होगा v, उसका प्रेशर भी होगा p, टेम्परेचर होगा t, उसकी डेंसिटी होगी ρ। इसके अलावा और भी इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब इसकी कुछ स्मेल हो सकती है, इसका कुछ टेस्ट हो सकता है। अब आप इसमें से बताइएगा, क्या आप मास को मेजर कर सकते हो? मास को मेजर करा जा सकता है। क्या आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो? हाँ जी, प्रेशर को प्रेशर गेज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। सर क्या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो? थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सर जी क्या आप स्मेल को मेजर कर सकते हो? नो। क्या टेस्ट मेजर करा जा सकता है? नो। तो ये सब क्या है? ये सब की सब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं? तो वो है ये प्रॉपर्टी, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ध्यान देना, सिस्टम की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कहलाती हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज। देखो
ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इनमें से वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब कर सकती हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? थर्मोडायनामिक सिस्टम को, उनको हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर देखिए किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कोई तो पैरामीटर होना चाहिए, कोई तो पैरामीटर होना चाहिए। मैं आपसे अगर बोलूं आपका कॉलेज कैसा है, तो आप कुछ तो पैरामीटर बताओगे ना। क्या बताओगे? कि हमारा कॉलेज इतने एरिया में है, तो ये एक पैरामीटर हो गया, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आप बताओगे कि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, ये उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मैं आपको बोलूं कि आपके जो डायरेक्टर सर हैं वो दिखने में कैसे हैं, तो आप हाइट का एक पैरामीटर ले सकते हैं। सर उनकी हाइट ऐसी है, वो लंबे हैं या छोटे हैं, है ना, इस तरह से। उनके बाल कैसे हैं, बाल उड़े हुए हैं या बाल कम हैं, मतलब ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके माध्यम से, उन पैरामीटर के माध्यम से, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ऐसे यहां पर भी जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिस्टम की, तो वो कहलाती है सिस्टम की प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के, अच्छा दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, मास घटा सिस्टम का कि बढ़ा, सिस्टम का साइज घटा कि सिस्टम का साइज बढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होंगी, वो प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होंगी, वो कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा एक्सटेंसिव का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं, जो मास पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम का मास या सिस्टम का साइज घटेगा या बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो कहलाएंगी क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान देना, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और जो डिपेंड करती है, वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी है, ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से कंफ्यूजन अभी तो याद हो गया आपको, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, यार एक प्रॉपर्टी तो वो थी जो मास पे डिपेंड करती है, एक मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो डिपेंड जो करती है क्या वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो बात समझ में रहेगी, ये भूलोगे नहीं। मास पे डिपेंड करने वाली जो बात है वो नहीं भूलोगे, लेकिन कौन सी डिपेंड करती है मास पे, कौन सी डिपेंड नहीं करती है, इस बात में कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ध्यान रखना कि इंटेंसिव में क्या आता है? इन, और इंडिपेंडेंट में क्या आता है? इन। तो इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, याद रखा जाएगा, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैकेनिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। आप देखते होंगे अपनी ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम रहते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल वालों पर फोकस नहीं करते हैं सर, मैकेनिकल को छोड़ देते हैं, सीएसआईटी वालों पर फोकस करते हैं। क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल से हूं, हालांकि मैनेजमेंट तो देखना होता है, गुलशन सर को मुझे मैनेजमेंट पूरा देखना होता है, बट मैकेनिकल से होने के नाते मैकेनिकल को हम कैसे छोड़ सकते हैं? संख्या मैकेनिकल में कितनी भी कम हो जाएगी, लेकिन हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना, थर्मोडायनामिक्स मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, और इसके बाद अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स फोर्थ सेम में मैं दोबारा से पूरा कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना? दोबारा से पढ़ाने वाला हूं। चलिएगा, तो हमने बात कर रहे थे यहां पर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टीज जो है पॉइंट फंक्शंस होती हैं। कौन सी? पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, एंड प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ये तीनों पॉइंट्स आगे चल करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट्स माय गारंटी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखते हुए चलेंगे। ठीक है? अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, ये मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहां से आपको और कुछ भी कंक्लूजन मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है, इसके अंदर जो एयर है वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम है। अब जब इसके अंदर एयर है तो उसका कुछ मास तो होगा, यस, मास उसका m है, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी तो है रूम का, इसका वॉल्यूम v है, इसका कुछ टेम्परेचर भी तो है, इसका टेम्परेचर T है, इसका कुछ प्रेशर होगा, उसका प्रेशर P होगा, और इसकी कुछ डेंसिटी भी तो होगी, डेंसिटी इसकी रो है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो मास पर डिपेंड करेगी वो
एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव। अब मेरे को क्या करना है, इसका मास चेंज करना है। मान लो मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दे, एक वॉल मैंने दीवार बना दी यहां पे। अब आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर, एक पार्ट ये हो गया, उसका दूसरा पार्ट ये हो गया, मैंने पार्टीशन कर दिया। तो इसका क्या मास आधा आधा हो जाएगा? अरे इसका एयर का मास आधा आधा हो जाएगा। यस, इसका मास टोटल m था, दो पार्ट में डिवाइड करा, इसका मास हो गया m/2, इसका मास भी हो गया m/2। तो क्या इसका वॉल्यूम भी हाफ हो गया? हाँ, इसका वॉल्यूम भी हाफ हो गया, आधा वॉल्यूम ये आधा वॉल्यूम ये। तो वॉल्यूम भी, देखिए मास चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, और जो मास पे डिपेंड करेगा, मास के साथ साथ खुद को बदलेगा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो जो वॉल्यूम है और जो मास है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज व्हाट अबाउट टेम्परेचर? व्हाट अबाउट टेम्परेचर? आप मुझे बताओ, इस रूम का टेम्परेचर T है, क्या दीवार लगाने से इसका टेम्परेचर आधा हो जाएगा? क्या मास तो आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, क्या टेम्परेचर आधा हो जाएगा? नो, इसका टेम्परेचर जो पहले था पूरे रूम का, इसका टेम्परेचर भी वही रहेगा, इसका टेम्परेचर वही रहेगा। इसका टेम्परेचर पहले T था और इसको हाफ पार्ट में बांट दिया, अभी भी टेम्परेचर T है, और इस पोर्शन का टेम्परेचर भी T है। अरे इसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप इसको दो हिस्सों में बांट दो कि चार हिस्सों में बांट दो, हर हिस्से का जो प्रेशर है वो बराबर रहेगा, दैट विल रिमेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसका प्रेशर P था तो इसका प्रेशर भी P है, इसका प्रेशर भी P है। आप इसको कितने पार्ट में बांट देना, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज तो नहीं हुए ना, मास चेंज हो गया लेकिन चेंज नहीं हुए, इंडिपेंडेंट है। तो मैंने वही कहा था आपको कि टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। आइएगा, इस प्रॉपर्टी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा आपसे तीन चार प्रॉपर्टी के नाम देगा, इनमें से कौन सी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और बच्चा करता है क्या, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब जो डेंसिटी है मास पे डिपेंड करती है, ऐसा फॉर्मूले से नजर आता है, लेकिन डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों को लगता है कि डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे जैसे इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसका मास कितना है m, वॉल्यूम कितना है v, m अपॉन v, इसकी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। अब जो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि मास इसका हाफ हो गया, तो इसका मास कितना है इस वाले सिस्टम का, m/2। यस, वॉल्यूम कितना है v/2, तो दो से दो कैंसिल आउट, तो इसकी डेंसिटी भी कितनी आ गई, इसकी डेंसिटी भी कितनी आ गई, m अपॉन v। इसकी डेंसिटी कितनी आएगी इस वाले पोर्शन की, क्योंकि डेंसिटी होती है m/v, m कितना है, m/2 है, इसका v कितना है, v/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से डेंसिटी कितनी आ गई, m अपॉन v। अरे इस पूरे सिस्टम की डेंसिटी भी m अपॉन v थी, और इस आधे सिस्टम की इसका जब मास हाफ हो गया, इसकी भी डेंसिटी m अपॉन v है, इसकी भी m अपॉन v है, इसके चार हिस्से भी कर दोगे, उसकी डेंसिटी विल रिमेन सेम, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो मास चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से एक बेहतरीन कंक्लूजन निकल करके आ गया। क्या कंक्लूजन निकल करके आया, कि जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव है। सोचो कैसे, देखो ये रेशियो होता है m का, m क्या है, मास, दैट इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देना कि ये जो डेंसिटी है ये रेशियो है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने नोट करके यहां लिख दिया है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। एक एग्जाम्पल से, रियल एग्जाम्पल से हम समझ लें एक बार। मान ले आपके तेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 kg पानी है तेरे पास, 1 kg वाटर है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये पानी जो है, पानी तेरे अभी तो 1 लीटर है, उसके बाद तेरे के पास कितना पानी हो गया, तो 5 लीटर पानी हो गया। तो क्या 5 लीटर पानी हो गया, मास तो बढ़ गया, क्या डेंसिटी 5 गुना हो जाएगी उसकी? नो, डेंसिटी विल रिमेन सेम। 1 लीटर पानी हो या 50 लाख लीटर पानी हो, तो डेंसिटी तो वही रहने वाली है। तो मास चेंज हो रहा है लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉपर्टी है ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे पहचानना है। तो देखो जरा ध्यान से, कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए हैं, और ये एग्जाम्पल दिए हैं, आप जब आगे चल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये फील आना चाहिए, क्योंकि वहां पर यूनिट की बात होगी, वहां पर बात होगी
टोटल प्रॉपर्टी की और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये देखिएगा जरा यहां से, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इधर मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखी है और ये इधर इंटेंसिव है, आपको यही तो समझना है। तो देखो स्पेसिफिक का मतलब होता है पर केजी, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर केजी। अगर आपने कि देखो एग्जांपल समझो जरा, जैसे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, अरे वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। मान ले कि एक तरह ये कोई सिस्टम है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, यस, इसका कुछ मास भी होगा, यस। तो अगर तू वॉल्यूम अपॉन मास लिखेगा तो एक टर्म और आ जाएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या है बेटा, मीटर क्यूब है, मास क्या है, दैट इज केजी। तो वॉल्यूम की यूनिट तो मीटर क्यूब है, लेकिन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है स्मॉल वी, दैट इज व्हाट, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो देख जरा ध्यान से, ये है वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ध्यान देना, वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव है। कैसे रे, यहां देख जरा, मैंने क्या बोला था अभी तेरे को, टोटल वॉल्यूम अपॉन मास। मैंने बताया था यहां पे कि तेरा जो एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव हो जाता है, तो वही तो यहां भी हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ये कौन सी है, एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव, इंटेंसिव। तो ध्यान देना, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है बट स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। पूरे का पूरा खेल आगे समझ में आता रहेगा आपको, क्योंकि जब न्यूमेरिकल होगा ना तो कई बार वो मीटर क्यूब पर केजी में देगा और कई बार मीटर क्यूब में देगा, तो तेरे को समझना पड़ेगा वहां पे, है ना, कि ये मीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब पर केजी है। अगर मीटर क्यूब है तो टोटल वॉल्यूम है, अगर मीटर क्यूब पर केजी है तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी देख, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू से। एक होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये होता है किलोजूल पर केजी। तो ध्यान से देख, कैपिटल यू है टोटल एनर्जी इंटरनल अपॉन मास, तो ये क्या होगा, एक्सटेंसिव, ये क्या होगा, एक्सटेंसिव। इन दोनों का रेशियो होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा तेरा, दिस इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किलोजूल, ये केजी, किलोजूल पर केजी इंटेंसिव। तो देख जरा ध्यान से, ये किलोजूल है और ये किलोजूल पर केजी है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक जैसे इसके सामने लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, इंटरनल, इंटरनल, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी किलोजूल पर केजी। इसी तरह से मतलब तू जब यहां पे देख ध्यान से क्या हो रहा है, पिक्चर को समझ जरा, पिक्चर को समझ। ये है आपका पर केजी, पर केजी, पर केजी, पर केजी, पर केजी, पर केजी। तो जब हम किसी प्रॉपर्टी, जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर केजी लिखते हैं, पर यूनिट मास लिखते हैं, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। एंड ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों, ये स्पेसिफिक का मतलब है पर केजी और ये क्या होती है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देख देख जरा यहां पे, स्पेसिफिक पर केजी, स्पेसिफिक, 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 पर केजी, पर केजी, पर केजी। जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर केजी लिखोगे, पर यूनिट मास लिखोगे, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनेगी और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। तो यहां पर लिख दिया है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जब भी लिखा होगा स्पेसिफिक समझ जाना कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे और आगे देखो, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, क्या फील आ रहा है, क्या थर्मोडायनामिक्स में आपको फील आ रहा है? मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, जब आप एसएससी एई, एसएससी जेई, गेट के एमसीक्यूज आप लगाओगे, चुटकियों में उड़ाओगे, मैं चाहता तो यहां क्वेश्चन डाल देता, बिकॉज इट इज क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स है। मैं ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ाना चाहता, मैं ये भी चाहता हूं कि आपका एकेटीयू का एग्जाम अच्छा हो। फिलहाल मेरा फोकस किस पे है, एकेटीयू पे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है थर्मोडायनामिक्स में। ये पूरा एकदम निचोड़ के दे रहा हूं आपको, निचोड़ के दे रहा हूं, बुक का निचोड़ है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में भी कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे, बस क्वेश्चन का नेचर अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। एकेटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022-23 में आया था, उसके पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आइए समझते हैं पॉइंट फंक्शंस और पाथ फंक्शन का क्या मतलब है। नाम से पता लग रहा है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, और किसी प्रॉपर्टी को, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट ना कर पाए, वो पाथ पे डिपेंड करता है,
तो वो पाथ फंक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि इट्स वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये जो पॉइंट फंक्शन होते हैं हम इनको पॉइंट पर लोकेट कर सकते हैं और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि जो पाथ फंक्शंस होते हैं ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। आइए जरा एक एग्जांपल से, एक डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम मैंने बनाया, देखिए डायग्राम्स बना करके अगर चीजों को समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप यहां पर देखिएगा एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, देखो ब्लैक कलर से एक प्रोसेस हो रहा है 1 से 2। मैं बोला कि ये जो पॉइंट 1 है, जो स्टेट 1 है, यहां का प्रेशर कितना है P1, यहां का जो स्टेट 2 है यहां का प्रेशर कितना है P2, यहां पर 1 पे वॉल्यूम कितना V1 और यहां पर वॉल्यूम कितना V2। आप ऐसा लिख सकते हो कि इस पॉइंट पे इतना प्रेशर है, इस पॉइंट पे इतना वॉल्यूम है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, अरे प्रेशर और वॉल्यूम प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट फंक्शन है, इसलिए पॉइंट पे हम लिख पा रहे हैं इसको। तो याद रखना कि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम पॉइंट पे लोकेट कर सकते हैं और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जबकि जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। एक्चुअली एग्जांपल समझेंगे, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर ये होते हैं पाथ फंक्शंस, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है ना, यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या हैं, पॉइंट फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है 1 से लेकर के 2 तक, या 1 से ए पाथ को फॉलो कर रहा है और 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है फिर से ये पाथ बी को फॉलो कर रहा है, आप कहो कि ये पॉइंट 1 है तो यहां पर वर्क कितना होगा W1। कहीं देखा आपने लिखा हुआ W1 का मतलब समझ रहे हो, जैसा आप लिख दे यहां पर P1, इसका मतलब है पॉइंट 1 पे कितना प्रेशर है, P2 मतलब पॉइंट 2 पे कितना प्रेशर है। इसी तरह से अगर आपने W1 लिखा, आप पता क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट 1 पे कितना वर्क है। पॉइंट पे आप वर्क कैसे देख सकते हो, डजंट मेक एनी सेंस। W1 आपने कहीं लिखा हुआ देखा नहीं होगा, आपने क्या लिखा देखा होगा बुक में, ऑब्जर्व करो, इतना तो पढ़ रखा होगा आपने नोटेशंस, तो आपने लिखा देखा होगा कि W1 to 2 आप ऐसे लिख सकते हैं या W1 to 2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 2 तक जब हम जाएंगे तो कितना वर्क होगा, ये है इसका मतलब। आप W1 नहीं लिख सकते, नो नेवर। आप W2 नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि 2 पर पॉइंट 2 पर कितना वर्क है, डजंट मेक एनी सेंस। आप पॉइंट पर नहीं दिखा सकते, आप ये कहेंगे पॉइंट 1 से 2 तक कितना वर्क हुआ। आप कहेंगे कि प्रोसेस 2 से 3 हो रहा है, तो बताओ 2 से 3 जब जाएंगे प्रोसेस 2 से 3 में कितना वर्क होगा, इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है ना। और ये पाथ पे डिपेंड करता है। देखो जरा ध्यान से एग्जांपल से, पॉइंट 1 जो है वो इनिशियल स्टेट है, पॉइंट 2 जो है वो फाइनल स्टेट है, यस और नो। हम 1 से 2 तक गए और पाथ ए को फॉलो किया है। अब अभी भी दूसरा पाथ जो है, हम 1 से 2 अभी भी जा रहे हैं, लेकिन ये पाथ बी को फॉलो कर रहा है, तो 1 से जब हम 2 जाएंगे पाथ ए के लिए वर्क अलग होगा और पाथ बी के लिए वर्क अलग होगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये जो वर्क ट्रांसफर है ये पाथ पे डिपेंड करेगा। एक और नया पाथ अगर आप बना देंगे, यहां पे पाथ सी हो जाएगा, तो ये इसका वर्क अलग आएगा। तो वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। इसी तरह से जैसे पीवी डायग्राम का एरिया, आगे चल करके हम ये प्रूफ करेंगे, ये हम समझेंगे यूनिट नंबर 2 में, कि जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है वो वर्क ट्रांसफर के बराबर आता है। तो दोनों का एरिया अलग अलग आएगा, ए बी सी सबका एरिया अलग, तो सबका वर्क अलग, अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग एरिया हैं, तो अलग अलग वर्क है। इसी तरह से जैसे पीवी डायग्राम हमको क्या देता है, पीवी डायग्राम हमको देता है बेटा वर्क ट्रांसफर। इसी तरह से हमको जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमको क्या, वो कहां से मिलती है हीट ट्रांसफर, हमको टीएस डायग्राम से मिलती है। किससे, टीएस डायग्राम से। तो ध्यान देना कि ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, तो ध्यान देना कि ये जो हीट ट्रांसफर है ये भी पाथ फंक्शन है। पाथ ए के लिए, पाथ बी के लिए अलग अलग एरिया आएगा टीएस डायग्राम का, तो अलग अलग एरिया आएगा, तो अलग अलग हीट ट्रांसफर आएगी। ए के लिए हीट ट्रांसफर अलग और बी पाथ के लिए अलग, सी पाथ के लिए अलग, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग एरिया, अलग अलग हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, और इसीलिए ये सिमिलरिटी है इनमें कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शंस होते हैं, ये बाउंड्री फिनोमिना होते हैं, है ना। तो ये सिमिलरिटी है,
और डिफरेंस क्या होता है वो हम यूनिट नंबर 2 में समझेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हम वर्क ट्रांसफर को अलग से डील करेंगे, हीट ट्रांसफर को अलग से डील करेंगे, और हीट और वर्क ट्रांसफर जो है वही एनर्जी ट्रांसफर होता है, वहां पर और चीजें आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। एक चीज और समझिएगा कि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं, जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, यानी कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। उनको हम ऐसा लिख सकते हैं डीपी, यानी कि पी क्या है, प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, या डेल्टा पी ऐसा लिख सकते हैं। जबकि जो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं इनको हम डी डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, या फिर हम डेल्टा डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, लाइक दिस। ओके, इट साइक्लिक इंटीग्रल इज ऑलवेज जीरो। इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो जीरो होता है, इसका साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो मे और मे नॉट बी जीरो। तो पॉइंट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं इस स्लाइड में आपने जाना। और अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, देखो जरा ध्यान से, ये क्या करते हैं, ये स्टेट को डिफाइन करते हैं, यानी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, डी यू, जैसे बताया था मैंने आपकी डी यू डी एस है ना, या फिर इस वाले डेल्टा से लिख सकते हैं। जबकि जो वर्क होता है या हीट होता है डेल्टा क्यू आप लिखते हैं, या डेल्टा डब्ल्यू आप लिखते हैं इस तरह से, है ना। कभी भी आप ये वाला डेल्टा या ये वाला डी ऐसा नहीं लिख सकते क्यू के लिए या फिर वर्क के लिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एक यहां पर आप देख सकते फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनका, रिप्रेजेंट्स अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्क और हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है, ये पूछा गया आपसे AKTU 2022-23 में, क्या पूछा गया था आपसे, डिफाइन कीजिए स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है, एंड थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होती है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है AKTU प्रीवियस ईयर में, राइट। तो समझते हैं जरा ध्यान से। मान लीजिए कोई सिस्टम है, तेरे पास कोई सिस्टम है, मान ली कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस तरह से ये सिलेंडर हो गया, इसके अंदर एक पिस्टन हो गया और यहां पर ये गैस भरी हुई है। दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको हीट ट्रांसफर किया, मान लो इसको हीट ट्रांसफर किया तो इसके अंदर कुछ होगा। मान ले इसका जो पहले से इस गैस का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रहा होगा। मान ले कि ये इनिशियल स्टेट है इसकी, और इसका जो यहां पे प्रेशर रहा होगा बोले तो P1 रहा होगा, इसका वॉल्यूम V1 रहा होगा। आपने एनर्जी का ट्रांसफर किया, सिस्टम का स्टेट चेंज होने लग गई, सिस्टम की कंडीशन चेंज हो गई, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अरे यार, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। आपने हीट ट्रांसफर किया तो इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई। मान ले इसका प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, प्रेशर बढ़ गया और इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो नई स्टेट आ गई। फिर आप और बढ़ गया तो नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, नेक्स्ट स्टेट। तो लगातार क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, लगातार क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो ये समझो, स्टेट चेंज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसकी कंडीशन चेंज हो रही है। तो समझो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टेट को एक लाइन में। द कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। सिस्टम की जो कंडीशन होती है वो उसकी स्टेट कहलाती है। मैं बोल रहा हूं कि इस सिस्टम की क्या कंडीशन है, आप बोलोगे इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, ये तो कंडीशन है। सिस्टम की कंडीशन का मतलब है कि सिस्टम का प्रेशर कितना है, सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम। तो ये जो सिस्टम की कंडीशन है ये कैसे डिफाइन कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी से। तो देखो लिखा है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से आप कंडीशन का पता लगाते हो, और जो सिस्टम की कंडीशन होती है, जो सिस्टम की कंडीशन होती है वही स्टेट होती है, वही क्या होती है, स्टेट होती है। नाउ व्हाट इज प्रोसेस, नाउ व्हाट इज प्रोसेस, ध्यान से सुनो। जैसे ही आपने एनर्जी का ट्रांसफर किया तो सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हुई। क्या हुई, सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो सिस्टम की कंडीशन चेंज हुई। तो सिस्टम की कंडीशन चेंज हुई मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज हुई। और सिस्टम की जब स्टेट चेंज होती है, देखो यहां पर प्रेशर वॉल्यूम इतना है, फिर इतना है, फिर इतना, ये स्टेट चेंज हो रही है, नई नई स्टेट आ रही है, नई नई स्टेट आ रही है। यही है प्रोसेस, यानी कि सिस्टम की स्टेट का चेंज होना, सिस्टम की स्टेट का चेंज होना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, वही है प्रोसेस। नाउ अब एक स्टेट ये थी, ये इस तरह से बहुत सारी स्टेट थी, अब इन स्टेट्स को आपने मिला दिया तो ये क्या बना, इसने सिस्टम ने इस पाथ को फॉलो किया, सिस्टम ने इस पाथ को फॉलो किया। इन सभी स्टेट्स को हम मिला दें, इन सभी स्टेट्स को अगर हम मिला दें तो क्या मिलेगा, प्रोसेस पाथ। क्या मिल गया,
process path. Now what is process path? Series of state through which a system passes from initial equilibrium state to final equilibrium state. ये initial equilibrium state थी, ये final equilibrium state थी, और ये intermediate states थी. तो इनको हमने जब आपस में मिलाया तो हमको क्या मिला? एक process path मिला. Now what is thermodynamic cycle? अभी हमने बात करी process की. Now we will talk about thermodynamic cycle. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. मान ले कि एक प्रोसेस हुआ लाइक दिस, ऐसे हुआ एक प्रोसेस 1 से 2. 1 है ये, एक सेकेंड, ओहो सिस्टम ही हमारा हैंग होने लग रहा है क्या? हाँ जी, ये है आपकी स्टेट 1. ये 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ. इनिशियल स्टेट 1 और फाइनल स्टेट 2 है. इनिशियल पॉइंट 1, फाइनल पॉइंट 2 है. दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ये साइकिल नहीं है. अब एक और प्रोसेस हुआ, मान ले कौन सा प्रोसेस हुआ? दूसरा एक और प्रोसेस हुआ 2 से 1. यस, 2 से 1. पहले 1 से 2 हुआ और फिर 2 से 1 हुआ, फिर 2 से 1 हुआ. तो हम 1 से चले 2 पे गए और 2 से चल के वापस 1 पे आ गए. यानी इनिशियल पॉइंट भी 1 और फाइनल पॉइंट भी 1. 1 से गए 2 पे, 2 से आ गए 1 पे. इनिशियल पॉइंट 1 था और फाइनल पॉइंट 1 हो चुका है. नाउ इट बिकम्स अ साइकिल. तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं उसको हम कहते हैं साइकिल. क्या बोलते हैं? साइकिल. जैसे यहां पे देख, 1 से 2 गए और 2 से 1 पे आ गए तो एक साइकिल बन गई. तो लिखा है यहां पे, अ सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोन ए साइकिल व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो एक साइकिल बनती है. कम से कम 2 प्रोसेस होना जरूरी है साइकिल के लिए. 3 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस हुआ 1 से 2, वेरी गुड. दूसरा प्रोसेस हुआ 2 से 3. अब 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 3 दूसरा प्रोसेस. 2 प्रोसेस हैं, क्या ये साइकिल है? नहीं है. अब एक प्रोसेस और होता है 3 से 1, 3 से 1. अब ये साइकिल बन चुकी है क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 1, तो साइकिल कंप्लीट हो गई. 3 प्रोसेस की साइकिल है ये. 3 प्रोसेस के, 2 प्रोसेस के, 4 प्रोसेस भी हो सकते हैं. जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इन सब में 4-4 प्रोसेस होते हैं. एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल. ये सारी साइकिल्स हम आने वाले टाइम में सब पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ने वाले हैं. एक और पॉइंट अगर आप याद रख सकें अभी तो ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर आपको जब यूज करूंगा पॉइंट, ध्यान देना, जब ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा आने वाली यूनिट्स के अंदर, क्या कि फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज 0. साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी 0 होता है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आने वाली अपकमिंग यूनिट्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं. क्या याद रखेंगे हम लोग कि चेंज इन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं. प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ साइकिल. साइकिल के केस में चेंज इन प्रॉपर्टी 0 होता है. इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन एकेटीयू 2023-24. तो जैसा कि मैंने बताया आपकी जो लेटेस्ट ईयर में, जब भी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, अभी जो नया सिलेबस चल रहा है इसका एक ही पेपर अभी अवेलेबल है. तो 2023-24 का वो क्वेश्चंस मैंने यहां पर मेंशन कर दिए. लेकिन जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, ईच एंड एवरी टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. और ये कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स पहले किसी ना किसी ईयर्स में आए हुए हैं. आइए समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. एक सेकेंड हमारा सिस्टम, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा. हाँ जी, चलिए देखिए. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस डायग्राम से आप समझाइएगा. देखिए, अगर यहां पर प्रोसेस हुआ 1 से 2 या A से B, 1 से 2 लिख लीजिए या A से B लिख लीजिए. तो यहां पर A से B एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना. अगर हम इस प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब रिवर्स कर दें, B से A की तरफ कर दें, तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा. मान लो A से B ने इस पाथ को फॉलो किया है, तो B से ए भी इसी पाथ को क्या करेगा? फॉलो करेगा. तो देखो, इस तरफ एरो लगा देना, इस तरफ एरो लगा देना, तो ये होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस. अब ए से बी इसने इस पाथ को फॉलो किया, लेकिन बी से ए आने में इसने इस पाथ को फॉलो किया. तो अगर सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा तो वो कहलाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो याद रहेगा, ध्यान देना, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि विच फॉलो द सेम पाथ व्हेन रिवर्स द डायरेक्शन विद नो इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सेम पाथ को फॉलो करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करने पर सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है? विच डज नॉट फॉलो द सेम पाथ व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है. ध्यान देना इस बात पे आप लोग. अब इसके एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, तो होता है वेपोराइजेशन. एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट? तो यू नो, अब वेपोराइजेशन का मतलब है कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है. दूसरा था कंडेंसेशन, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है. जो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो कौन से हैं? फ्री एक्सपेंशन,
पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, थ्रॉटलिंग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो ये इसके एग्जांपल है इरिवर्सिबल के। एक बात और अगर याद रख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस लाइन से दिखाते हैं इस तरह से, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अगर मैंने डॉटेड लाइन से कोई प्रोसेस बनाया हुआ है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कौन सा? इरिवर्सिबल, यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब मैं बनाऊंगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा और वो डॉटेड लाइन से दिखाने वाला हूं। कॉन्टिन्यूस लाइन से हम क्या दिखाने वाले हैं? हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं? सॉरी, चलिएगा। नाउ अब हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल हो क्यों जाते हैं प्रोसेस? ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल हो क्यों जाते हैं? व्हाट आर द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? इरिवर्सिबिलिटी के कॉज क्या हैं? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। दो कैटेगरी हो सकती है इसकी। द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी एंड द सेकंड वन इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ये एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, द इरिवर्सिबिलिटी अकर्स एट द बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री पे जो इरिवर्सिबिलिटी अकर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। कारण क्या हो सकता है इसका? तो हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मान लीजिए ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, और आप सभी जानते हैं, पढ़ के आए हमें, ये क्या है? ये है बाउंड्री। ये है क्या? बाउंड्री है। दिस इज दी बाउंड्री। तो सिस्टम की बाउंड्री पे जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, सिस्टम की बाउंड्री पे, वो कहलाती है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। और किस वजह से होगी? कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस वजह से होगी। यस और नो? यस, लिखा है हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहलाएगी। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? द इरिवर्सिबिलिटी अकर्स विद इन द सिस्टम बाउंड्री आर कॉल्ड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू डिसिपेटिव इफेक्ट। सिस्टम के अंदर अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन है ना, फ्लूइड विस्कोसिटी है, भाई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये कोई फ्लूइड है, इसकी जो विस्कोसिटी है उसके कारण से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी। या इस सिस्टम के अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण भी क्या होगी? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जितना ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगा, प्रोसेस जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, एफिशिएंसी उसकी उतनी कम होगी। एफिशिएंसी उसकी उतनी कम होगी, उतनी ही परफॉर्मेंस उसकी कम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जीवन में भी कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी काम में, है ना, कोई भी काम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है, आपकी जो पढ़ाई है वो इफेक्ट होती है, वो दो कारणों से होती है। एक बाहर के कारण होते हैं, एक अंदर के कारण होते हैं। जैसे यहां पर एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल हो गया। जैसे आपका कोई रूममेट है, वो लगातार आपके रूम में बैठ कर सिगरेट पीता है, आपको पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, कि दूसरों के कारण से जब आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही होती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती एग्जाम में, तो वो तो एक कारण हो गया। दूसरा, अपने बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोस्त परेशान नहीं कर रहा है, कोई टीचर परेशान, कोई कुछ नहीं परेशान कर रहा है, आप अपनी खुद की अंदर की कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण से आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो जितना ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगा उतना सिस्टम का परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है। तो कम से कम इरिवर्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कई बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज व्हाट? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो नाम से ही पता लग रहा है इसका, क्वेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और एक क्वेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। क्या होता है? रेस्ट में। तो ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में हो, रेस्ट में नहीं, ऑलमोस्ट रेस्ट में हो, तो ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में हो उसको हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट का मतलब है कि प्रोसेस इतना धीरे 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 होना चाहिए, बहुत धीरे, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, स्लो मैनर में प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई सिलेंडर पिस्टन के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो, इनफाइनाइटली स्लो मैनर में, such kind of process are known as quasi-static process। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 किलो का वेट है, ये भी 10 किलो का वेट है, और ये तराजू में रखा हुआ है ना, तराजू पकड़ी हुई है, 10 किलो का वजन ये है और 10 किलो का वजन ये है। अब दोनों पड़ले बराबर हैं। अब एक काम करो, ये 10 किलो जो है ना, इस 10 किलो वजन को आप हटा दो,
नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो तराजू ये पड़ा 10 किलो रखा, 10 यहां से हटा दिया आपने, तो ये तराजू कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, धड़ाक से ऐसे जाएगी, यानी जो पड़ला था एकदम ऊपर उठ जाएगा। अब एक काम करो, इधर 10 किलो का वेट रखो और इधर किलो, आप 10 किलो चावल रख दो, चावल के दाने। अब देखो ये 10 किलो का वेट है, ये 10 किलो चावल है, दोनों पल्ले बराबर हैं तराजू के। अब क्या करो, तो आप एक दाना हटाओ चावल का एक दाना, तो आपको क्या ये पड़ला ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा? नहीं। फिर दूसरा दाना हटाओ, तीसरा दाना हटाओ, एक दाना जब हटाओगे ऐसा लगेगा कि जो पड़ला है वो चल ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट रेस्ट में। लेकिन एक एक करके आपने सारे चावल के दाने हटा दिए तो ये तराजू का पड़ला है ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो कितना धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही कहानी है कि जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, इसका कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये पिस्टन है और ये पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है और यहाँ पे ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने 10 किलो का वजन एक साथ हटाया था, तराजू का पड़ला बहुत तेजी से ऊपर गया था, वो था आपका सडन प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस। अब वैसी ही कहानी यहां पर भी है। यार एक बात बताना मुझे, यहां पे सोच के एक बात बता, यहां पे जब गैस है और इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पिस्टन ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है, ये इसके ऊपर वेट रखा हुआ है। अब मैं काम करता हूं, इस वेट को हटा देता हूं पूरा। नाउ व्हाट विल हैपन, इस पूरे वेट को एक साथ हटा दो। 10 किलो का वाट जब आपने हटाया तो क्या हुआ था? पड़ला तेजी गया था। तो यहां पर भी वही होगा, पूरा जब वेट हटाओगे तो ये पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, यहां पर जो वॉल्यूम है इसका बढ़ जाएगा, वो कहलाएगा सडन एक्सपेंशन। अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सडन एक्सपेंशन। अब क्या होगा, पहली स्टेट हमको पता थी, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, यहां पे स्टॉपर से ही रोक देगा, टकराएगा और फिर ये स्टेबल हो जाएगा। या तो हमको इनिशियल स्टेट पता थी या हमको फाइनल स्टेट पता लगेगी, जो इंटरमीडिएट स्टेट्स थी वो हमको पता नहीं लगेंगी। दिस इज सडन एक्सपेंशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस की, ऑलमोस्ट रेस्ट में, धीरे धीरे, स्लो मैनर में, इनफाइनेटली स्लो मैनर में जब प्रोसेस होगा। कैसे होगा? तो ये जो वेट है यहां पे ध्यान देना, इस वेट को छोटे छोटे वेट में स्प्लिट कर लेना होगा, छोटे छोटे वेट में। जैसे चावल का दाना एक एक हटा रहे थे हम, अब हमने क्या करना है, हमको क्या करना है, एक छोटा सा वेट हटाना है, पूरा वेट एक साथ नहीं हटाना। जब हमने छोटा सा वेट हटाया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आया होगा, इतना ऊपर आया होगा कि पता भी नहीं चलेगा। फिर हमने थोड़ा सा वेट और हटाया, फिर हटाया, थोड़ा वेट हटाते जाओगे तो धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर आता चला जाएगा। और इसका मतलब ये होगा, जो अब प्रोसेस है ये इनिशियल स्टेट भी इक्विलिब्रियम में है, हर एक स्टेट जो होगी इसकी इक्विलिब्रियम में स्टेट होगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। देखो जरा यहां पे, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है और ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि ये जो है जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब किस में है? इक्विलिब्रियम में हैं। तो ये बहुत ही स्लो मैनर में प्रोसेस होगा। तो यहां पर क्वेसी का मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में होगा उसको हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। और ये डायग्राम आप बना करके समझा सकते हैं, दिस इज अ क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। लिख दिया मैंने, यहां पर वेट की बात हो रही है, इनिशियल स्टेट की बात हो रही है, फाइनल स्टेट की बात हो रही है। और जो क्वेसी स्टैटिक पाथ है, ये जो पाथ फॉलो करेगा सिस्टम, ये क्वेसी स्टैटिक पाथ कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलिएगा नेक्स्ट। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम AKTU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगली जो 3-4 स्लाइड्स हैं ये कभी कभी क्वेश्चन आता है या जनरली नहीं आता है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैं आपको यहां पर पढ़ा दे रहा हूं। नंबर 1, गैस लॉ। गैस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो लॉ, देखिए ध्यान दीजिएगा, गैस लॉ डिस्क्राइब, जो गैस लॉ होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं किसमें? प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, ये गैस लॉ डिफाइन करते हैं। इसमें कई लॉ हो सकते हैं एंड दीज लॉ आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग दी बिहेवियर ऑफ गैसेस। जो गैस होती है वो किस तरह से बिहेव करती हैं, ये फंडामेंटल लॉ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वन आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने किस बताया? देखो पहले आपको पता लग रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशन पता लगेगा आपको। तो ये जो बॉयल्स लॉ होता है ये प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन बताता है।
और टेम्परेचर क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान देना, आपके पास इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अरे यस और नो, तो यहां पे कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एम और आर तो कांस्टेंट रहेंगे, तो टेम्परेचर को भी अगर कांस्टेंट कर दोगे तो पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, यही बॉयल्स लॉ है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आप लिख सकते हैं, यस और नो, ध्यान दीजिएगा। और जब हम इसको पढ़ेंगे बाद में चल करके पीबी डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इस तरह का एक कर्व बनता है इसमें, 1 से 2 अगर प्रोसेस होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले तो हाइपरबोलिक प्रोसेस के नाम से जानेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन बताता है, इसमें बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो फिर से यही इक्वेशन लगाना कि Pv इज इक्वल टू एम आर टी, इस बार क्या कांस्टेंट हो गया, इस बार प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये प्रेशर हो गया कांस्टेंट, तो जो V बचा वॉल्यूम, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे, इक्वल टू का साइन लाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे C कांस्टेंट T। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो V अपॉन T है, V अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही है V अपॉन टी कितना हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। Pb इक्वल टू एमआरटी याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहां पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कुछ ये इक्वेशन बनेगी, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको आप लिख सकते हैं क्या, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 अगर प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है। तो जब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर वहां पर मान लो 1 से 2 क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 1 से 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है गेल-ल्यूसेक लॉ, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। ये कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख जरा ध्यान से, Pb इज इक्वल टू एमआरटी, Pb इज इक्वल टू एमआरटी में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। अरे यस और नो, तो क्या लिख सकता है, P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट बोले तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। दिस इज व्हाट। नेक्स्ट आता है आपका एवोगाड्रोस लॉ, ये बताता है वॉल्यूम और मोल रिलेशनशिप में ये जो इक्वेशन होती है Pb इज इक्वल टू एमआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पर मास होता है m, एक और इक्वेशन होती है इसकी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, Pb इज इक्वल टू Pb इज इक्वल टू nr बार टी, ध्यान देना nr बार टी। यहां पे m जो मास होता है, यहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर मास होता है m, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। r यहां पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, यहां पर r बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अब ये जो कह रहा है आपको एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहा है, वॉल्यूम और मोल में रिलेशन बताता है। बोले तो जो वॉल्यूम है, ध्यान देना, यहां पर जो कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो सुन जरा यहां पे ध्यान से, ये जो आपका प्रेशर है और ये जो टेम्परेचर, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां पर बचा वॉल्यूम, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स के, तो यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वही तो लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बोले तो V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। दैट इज वेरी सिंपल। Pb इक्वल टू एमआरटी और Pb इक्वल टू nr बार टी याद रखना होगा आपको, वहीं से पूरी कहानी चली जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है आपका आइडियल गैस, कौन सा आता है, दिस इज व्हाट, आइडियल गैस। नाउ डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एन आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल गैस। पहली बात तो जो आइडियल गैस है ये हाइपोथेटिकल गैस है। आइडियल नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये हाइपोथेटिकल गैस है दैट परफेक्टली फॉलो द आइडियल गैस लॉ, और ये आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है, यानी कि Pb इक्वल टू एमआरटी को फॉलो करेगी, या Pb इज इक्वल टू व्हाट, nr बार टी को फॉलो करेगी, जो मैंने अभी आपको बताया था यहां पे, दिस वन। ओके, तो यहां पर जो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, P क्या है, प्रेशर, B है वॉल्यूम, M क्या है, मास ऑफ गैस, R क्या है यहाँ पे, R जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर होगा केल्विन में, और जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो R बार है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और यूनिवर्सल, ध्यान देना, यहां पर आपको अगर पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कहां से पता लगेंगे आपको, m यानी कि मास, उस गैस का मास कितना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। ये जो किसी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट अगर आपको निकालना होगा तो कहां से पता लगेगा, कहां से पता लगेगा, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पता करना हो तो आप लिखेंगे R बार अपॉन M। M क्या है यहां पर, मॉलिक्यूलर वेट, कोई भी गैस है जैसे N2 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, ठीक है। और R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। याद कर लोगे क्या इस वैल्यू को, याद कर लो, कुछ वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए अपने जीवन में, जैसे आपको किसी का नंबर याद हो जाता है ना, एक बार अगर किसी का नंबर आपको कुछ स्पेशल केसेस में
है ना, कभी किसी से मुलाकात हुई तो नंबर जैसा आप याद कर लेते हो ना, तो ऐसी कुछ कुछ याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये वैल्यू याद कर लो। अगर मान ले तेरे को N2 गैस का क्या करना है, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पता करना है, तो R बार अपॉन M कर देंगे, यानी कि 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो R होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, और ये वेरी कर सकता है गैस टू गैस, अलग अलग गैस का अलग अलग होगा, लेकिन जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार दैट इज remains constant. Now what are the characteristics of ideal gas? Ideal gas की characteristics क्या है? तो गैस particles have negligible volume. ये जो गैस के particles हैं, ये जो गैस के particles हैं, ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में इतना छोटा मान लिया गया कि उसके वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दिया गया। किस केस में? आइडियल गैस में। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंसिडर नहीं करा, उनको भी क्या कर दिया है? निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है। कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलिजन्स होते हैं, इनमें टकराव होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अप्लाई, ये जो आइडियल गैस होती है, ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन पे ही काम करती है। अगर मान लीजिए हाई प्रेशर हो जाए या लो टेम्परेचर हो जाए तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन है ये काम नहीं करती है। तो यही इसकी लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है कि जो रियल में गैस होती हैं, रियल गैसेस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये बिहेव नहीं करती है, मतलब रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। तो अब यह आप देख सकते हैं रियल गैस तो आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस बता सकते हैं आप लोग। और रियल गैस इज एन एक्चुअल गैस, ये एक्चुअल गैस होती है दैट डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है, पर्टिकुलरली अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कारण क्या है इसका? क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को निग्लेक्ट कर दिया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका एक फाइनाइट साइज होता है, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रियल गैस का बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, रियल गैस बिहेव नियरली आइडियली। अगर जो रियल गैस है उसका प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। एट हाई प्रेशर द रियल गैस ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है दैट देन प्रिडिक्टेड ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज। एंड लो टेम्परेचर रियल गैस कंडेंस ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस के कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है P + A/V² इंटू V - V = RT। ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्या हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ध्यान देना यहां पे। ओके, नाउ तो द बिहेवियर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द वेरियस लॉज एंड प्रॉपर्टीज। पहला आता है इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, है ना। इसके अंदर गैसेस का मिक्सचर है ना। एक गैस ये वाली हो गई, दूसरी गैस हो गई, है ना, तीसरी गैस हो गई, लाइक दिस। इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस हैं। कह रहा है कि टोटल प्रेशर P टोटल एक्सर्टेड बाय ए गैस मिक्सचर, ये जो गैसेस का मिक्सचर है इसका जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। जो इंडिविजुअल गैसेस है, मान लो एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी गैस का प्रेशर P2 है और तीसरी गैस का प्रेशर P3 है। इस तरह से इन सब का जो सम होगा वो टोटल गैसेस, जो मिक्सचर है गैसेस का, उनके प्रेशर के बराबर होगा। इसी तरह से एमेगॉट्स लॉ क्या करता है? एडिटिव वॉल्यूम्स, मतलब द टोटल वॉल्यूम V टोटल जो होगा ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ईच गैसेस। इन सब का जो अलग अलग जो गैसेस हैं, इनका जो पार्शियल वॉल्यूम है, उनका सम जो होगा वो टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैस। इसके अंदर जो पर्टिकुलर गैस है, मान लो उसका जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो कितने हैं? Ni हैं। और टोटल जो गैसेस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N टोटल हैं, N टोटल। तो इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या बताते हैं आपको? Xi, मतलब मोल फ्रैक्शन बताते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? ये रेशियो है किसी इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। नेक्स्ट आता है आपका मास फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ मास पर्टिकुलर गैस। किसी गैस का पर्टिकुलर मास
अपॉन टोटल मास। मिक्सचर जो है गैसेस का उनका मास, वो क्या कहलाएगा, मास फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरह से आता है मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए एक गैस है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना x1 और उसका जो मॉलिक्यूलर, यहां पर आप देख सकते हैं जो इसका जो मोलर मास है वो कितना है m1। इसी तरह से दूसरे का हो जाएगा x2 m2, तीसरे का हो जाएगा x3 m3। इन सब का जो सम है वो गैसेस का जो मिक्सचर है उसके मोलर मास के बराबर होता है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आर मिक्सचर, ये क्या होगा, आर मिक्सचर यानी कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एम मिक्सचर, जो यहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से कोई न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम में जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहां पर दे दिया है। इसी तरह से ये भी कुछ खास टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है, तो सो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिकल वर्क आता है, यानी कि वर्क डन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो आपका वर्क होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। V का मतलब है यहां पर वोल्टेज से है, V का मतलब यहां पर वोल्टेज से है। ठीक है ना, नेक्स्ट, और जो I है वो करंट एम्पियर में, T यहां पर टाइम है। एप्लीकेशंस कहां पे, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, बैटरी हो गई या जनरेटर्स हो गए। दूसरा आता है आपका मैग्नेटिक वर्क, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ H B। H क्या है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट बेटा आता है आपका ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क ड्यू टू मूव अ मास अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जब हम मास को मूव कराते हैं तो जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वर्क। M इंटू जी इंटू एच। जैसे आप कुछ मास लेकर के गए सीढ़ी से नीचे से ऊपर, तो कितनी हाइट तक आप मूव करे, वो मास कितना था, और जी आपको पता ही है, जी की वैल्यू 9.81 होती है। एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है, एलिवेटर्स में और कंस्ट्रक्शन मशीनरी में यूज होता है। एक होता है आपका स्प्रिंग वर्क। स्प्रिंग वर्क क्या होता है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में जो वर्क होता है दैट इज नोन एज दी स्प्रिंग वर्क। ठीक है, आपने उसको खींचा या आपने कंप्रेस किया, तो उसको कंप्रेस करने में या खींचने में जो वर्क होता है दैट इज नोन एज स्प्रिंग वर्क। तो के क्या है यहां पर, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है न्यूटन पर मीटर में, और एक्स जो है वो कितना एक्सटेंड हुआ या कितना कंप्रेस हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क का मतलब है कि कोई शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है, कोई शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है, वर्क डन बाय रोटेटिंग शाफ्ट टिपिकली इन टरबाइन और इंजन। कोई भी शाफ्ट, आइस इंजन में आप देखते हैं जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है, तो वहां से हमको वर्क मिलता है। नेक्स्ट जो टरबाइन हो गए, पंप हो गए, यहां पर इसके एग्जांपल मिल जाएंगे आपको ना, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया और पंप हो गया। W इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई NT। शाफ्ट वर्क का फॉर्मूला होता है, यहां पर N होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एक मिनट में कितनी बार वो रिवॉल्व कर रही है शाफ्ट, और T होता है टॉर्क न्यूटन मीटर में। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1 दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एकेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो थर्मोडायनामिक्स है, प्यारा सा जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, इसमें 4 लॉ है। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन कौन से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. These are 4 laws of thermodynamics. तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं जीरोथ लॉ के बारे में। यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम फर्स्ट लॉ, है ना, और जो हमारा जो सेकंड लॉ है और जो हमारा थर्ड लॉ है, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो चारों लॉ को हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का सिलेबस काफी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बेहतरीन फील आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं कि जहां पर जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, यहां पर यहां पर जो है एक लॉ का एक स्टेटमेंट होता है, जबकि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसके 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3 में, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था टेम्परेचर का। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसने टेम्परेचर दिया था इंटरनल एनर्जी का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था एंट्रोपी का, है ना भाई। हमको जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं किसी ना किसी लॉ से मिलते हैं। तो जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था बेटा, ध्यान रखना, जीरोथ लॉ इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। आज जो आप थर्मोमीटर यूज करते हो, टेम्परेचर को मेजर करते हो अपनी बॉडी का, ये जो थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है, कहां से मिला था हमको, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिएगा
धीरे धीरे करके हम सारे लॉ पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट भी बहुत इसका आसान है, बहुत ही सिंपल है, और 3 न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। आइएगा समझते हैं। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है, और एक तीसरा सिस्टम हमारे पास सी है, या बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने बोला आपको कि मान लीजिए इसका स्टेटमेंट की बात करूं, इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम ए और सिस्टम सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा क्या है, इफ सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यहां पर इफ ना लगा करके एंड अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इनका टेम्परेचर क्या है, बराबर है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब बताया था मैंने, कि दोनों सिस्टम क्या है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। इसी तरह से बी और सी, ए और सी, और बी और सी जो है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट लीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। जीरोथ लॉ ने हमको टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब समझिएगा, हमको पता करना है टेम्परेचर मेजरमेंट, हमको टेम्परेचर पता करना है किसी बॉडी का। तो टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो जिसके साथ टेम्परेचर वेरी करता है, जिसके साथ टेम्परेचर वेरी करता है। मान ले वो क्या प्रॉपर्टी, प्रेशर है। वो क्या प्रॉपर्टी है, प्रेशर है। तो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने से पहले हमको प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रेशर वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो हमको हेल्प कर रही है टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में, वो कहलाती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अरे यस और नो, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक और प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और वो प्रॉपर्टी हमको टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। वही चीज यहां पर लिखी गई है, द प्रॉपर्टी विच चेंज विद टेम्परेचर। जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर का चेंज होती है, इज टू फाउंड फर्स्ट, उस प्रॉपर्टी को पहले फाइंड आउट करते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड। द प्रॉपर्टी विच हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये जो प्रिंसिपल कहलाता है थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल कहलाता है। ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है कौन सी हो सकती है, ये प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो हमको वोल्टेज की हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज व्हाट, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आइएगा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर भी इसको बोलते हैं, एंड दीज थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर 12th में पढ़ा होगा, बीटेक फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा आपने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये काम करता है कौन, थर्मिस्टर। और इसके अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस। दूसरा आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मोकपल आर बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। वोल्टेज या ईएमएफ इफेक्ट जो होता है वो इसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। एक सेकंड बेटा, बस एक कॉल है। हेलो, हाँ जी बताएं। यस, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मोकपल है, द थर्मोकपल आर बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट, और वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है MRT। यहां पर क्या कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट जब हो जाएगा तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो जरा T के साथ जो टेम्परेचर है इसके साथ कौन वेरी कर रहा है, दैट इज प्रेशर। तो यहां पर जो प्रेशर है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम करेगी। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर देखना कांस्टेंट प्रेशर
पीबी इज इक्वल टू होता कितना, MRT, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। यहां पर इस बार प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर कौन वेरी कर रहा है इस बार, वॉल्यूम। तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तीन न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा रहा हूं यहां पर आपको, और उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट है, और यहां पर आपको जो है मैं आपको बता दूं कि ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट, देखिए आपका जो सिलेबस AKTU की अगर मैं बात करूं, AKTU की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर की, तो हर एक यूनिट से बराबर बराबर आता है। यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, यूनिट 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 सबसे बराबर बराबर का आता है, ऐसा होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 1 का सिलेबस काफी कम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं है, डेरिवेशंस भी यहां पर नहीं है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। ये इजी क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले करा दिए वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हो सकता है कि यूनिट नंबर 2 से एक न्यूमेरिकल इसमें डाल दिया जाए, न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 को, यूनिट नंबर 1 से हमारा मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी जो न्यूमेरिकल ऑलरेडी यहां बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, और आते हैं न्यूमेरिकल यहां से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल 2 या 3 बार पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टाइप का आ सकता है, वो मैं आपको कराने वाला हूं। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये बिल्कुल जो मैंने पिछले साल भी कराए थे इस तरह के न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल 2023-24 में अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी यहां पे, वो मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, जो कि जो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो थर्मोमीटर जैसे टेम्परेचर स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, है ना, रैंकाइन स्केल हो गया। तो यहां पर कई तरह के स्केल आप भी अपने मन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर जो मेन होते हैं आपके, ध्यान देना, क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस में और रैंकाइन में आपको फाइंड आउट करना है। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला, वैसे तो इसका हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइएगा, तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पे कि गिवन है हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू, हमको डिटरमाइन करना है इसको डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और रैंकाइन में। तो ये फॉर्मूला बेटा आप याद कर सकते हैं क्या, कि हम जानते हैं ये रिलेशन, हमको पता है F-32/9 इक्वल टू C/5। इस रिलेशन से अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखी होगी वैल्यू तो डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगी। कल के दिन को उसने डिग्री सेल्सियस में अगर ये वैल्यू दे दी और डिग्री फ़ारेनहाइट में बोली, तब भी इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिलहाल F की वैल्यू यहां पर दे रखी है कितनी, 98.6, और C की वैल्यू यहां से निकल जाएगी आपको, तो C की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री सेल्सियस। कल के दिन को वो डिग्री सेल्सियस वैल्यू दे देगा, यहां पुट कर देंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको मिल जाएगी। दूसरा पूछ रहा है आपसे केल्विन में, तो केल्विन में तो आपको बहुत पता है, ये तो बहुत यूज करते होंगे आप, कि केल्विन जो होता है डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दीजिएगा। वैसे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15, लेकिन अप्रोक्सीमेट 273 आप ऐड कर देंगे तो आपको केल्विन वैल्यू मिल जाएगी। तो 273 37 जब ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो आपको 310 केल्विन मिल जाएगा। एक रिलेशन याद रखेंगे कि जो रैंकाइन होता है दैट इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 460। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको पता है 98.6, इसमें 460 आप ऐड कर दीजिएगा तो रैंकाइन में आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 558 डिग्री रैंकाइन। तो इस तरह का जो कन्वर्जन है एक स्केल से दूसरे स्केल में, आप ये रिलेशन अगर याद रखेंगे, दिस रिलेशन एंड दिस थ्री रिलेशन आपको याद रखने हैं, तो आप जो है आपस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं जो AKTU 2023-24 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। जरा समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है। अ टेम्परेचर स्केल ऑफ सर्टेन थर्मोमीटर इज गिवन बाय, एक सर्टेन थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रिलेशन है वो गिवन है, कितना है, T इक्वल टू A log P प्लस B। यहां पर T क्या है, टेम्परेचर है ना, डिग्री सेल्सियस में, A और B क्या है यहां पर कांस्टेंट है, और P क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। देखो बोला भी इसने यहां पर वेयर A एंड B आर कांस्टेंट एंड P इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अरे P वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब पता है ना आपको, वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। आइए, तो ये रिलेशन भी दिया हुआ है जिस रिलेशन का हमको यूज करना है। ओके, आगे देख ले क्या बोल रहे हैं। इफ द आइस पॉइंट, लिखा है इफ द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट
If the ice point and steam point, the thermometric property are found to 1.5 and 7.5 respectively. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वाला जो पहले वाला क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा और ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। समझो जरा ध्यान से, यहां पर या तो बोलेगा ये आइस पॉइंट, ठीक है, या तो ये आइस, देखो ये है आपका आइस पॉइंट, मैंने दिखा निचले वाली लाइन आइस पॉइंट दिखाइए। आइस पॉइंट मतलब आइस कितने टेम्परेचर बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता होना चाहिए जो बर्फ फॉर्म होती है, आइस बनती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब फ्रीज होता है ना, पानी रखोगे तो फ्रीजिंग होगी फ्रीजर के अंदर, तो फ्रीजिंग जो होती है, पानी जो फ्रीज होता है, वाटर जो फ्रीज होता है, वो कितने डिग्री पे होता है? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो या तो बोलेगा आइस पॉइंट या बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट, या तो बोलेगा आइस पॉइंट या बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बोलेगा स्टीम पॉइंट, स्टीम बनती है, स्टीम भाप वेपर बनती है कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। तो देखो या तो बोलेगा स्टीम पॉइंट या बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग होती है, स्टीम बनती है कितने डिग्री सेल्सियस पे? अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे। यस और नो, यस और नो। तो ये हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे जरा देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो आइस पॉइंट है और जो स्टीम पॉइंट है, यहां पर जो थर्मोमेट्रिक पाई गई है वो कितनी है? तो 1.5 और 7.5। एक्चुअली ये हमको पता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने एक नया थर्मोमेट्रिक एक नया थर्मोमीटर बना रखा है जिसको बोल रहा है पी, जिसको क्या बोल रहा है? पी। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो आइस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसने वैल्यू दे रखी है कितनी? पी की वैल्यू 1.5। और जो स्टीम पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग इसने वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 7.5। क्या बोल रहा है आगे? क्या बोल रहा है आगे? What will be the temperature corresponding to the thermometric property? जो thermometric property है उसके corresponding यानी 3.5, यानी 3.5 के corresponding डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी, ये हमको बताना है। दैट इज वेरी सिंपल। आइए जरा समझते हैं, आओ जरा इसको समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। आइएगा आइएगा। चलो, तो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है। यस, दिस इज द रिलेशन विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। T इज इक्वल टू A log P प्लस B। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे पहले इस वाली लाइन पे यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे, और दूसरी हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। आइएगा समझते हैं। एट आइस पॉइंट बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट पे ध्यान देना कि P की वैल्यू कितनी है, सॉरी T की वैल्यू कितनी है? यहां पे T की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर T की वैल्यू कितनी रख देगो? 0 डिग्री सेल्सियस। A log P, log P कितना? 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग P की वैल्यू 1.5। तो P की वैल्यू रखेंगे 1.5 प्लस B। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से एट स्टीम पॉइंट यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बताओ T की वैल्यू कितनी रखें यहां पे? 100। A log P की वैल्यू कितनी रखें? 100 करस्पॉन्डिंग दैट इज 7.5। ये दे रखा है दोनों, है ना? तो 7.5 यहां रखेंगे। तो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन मिल गई। यहां पर A और B में, A और B दो अननोन है, दो इक्वेशन है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन वाली उसमें कैलकुलेटर में यूज करते हो ना, तो वहां पर इक्वेशन सेलेक्ट करना, 1 नंबर प्रेस करना वहां पे जाकर के। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको उसका यूज करना ही बता दूंगा। लेकिन अभी आपका मेरे ख्याल से इतना तो आपको पता लग गया होगा, बिकॉज यू आर इन सेकंड ईयर। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 62.13 और B की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 25.19। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करा। A और B जो कि कांस्टेंट थे, हमने एक बार इक्वेशन लगाई आइस पे, एक लगाई हमने बॉइलिंग स्टीम पॉइंट पे। दो इक्वेशन, दो अननोन A और B की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से यही इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, और इस बार P की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3.5। 3.5 करस्पॉन्डिंग T की वैल्यू निकाल लेंगे, डिग्री सेल्सियस में आपको मिल जाएगा। तो देखो यहां पर T की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू रखी है ना, log P की वैल्यू 3.5 रखी और B की वैल्यू हमने -25 रखी। तो मेरे को T की जो वैल्यू मिली वो 52.8 डिग्री सेल्सियस मिल गई है। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज रिलेशन वाज गिवन इन द प्रॉब्लम। इस इक्वेशन का यूज करेंगे पहले आइस पॉइंट पे, फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे। दो इक्वेशन मिलेंगे, दो अननोन है, दोनों मिल जाएंगे A और B की वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल देंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने ये करा रखा था ऑलरेडी, मैं दोबारा से इसको बताना चाहूंगा यहां पे आपको कि यहां पर देखिएगा, इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल, डिग्री P में एक P स्केल है, एक P स्केल है पहले की तरह। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री P। यहां पर जो नया जो स्केल है वो 100 डिग्री P है। कहां पे? बॉइलिंग पॉइंट। अरे बॉइलिंग तो ऊपर होता है ना, ये होता है बॉइलिंग, और जो स्टीम पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो आइस पॉइंट होता है वो नीचे होता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या बोल दिया इसने कि जो डिग्री P वाला जो नया स्केल है वो कितना है? 100 P। कहां पे है? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये पहले से हमको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग 100 डिग्री P दे रखा है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 300 डिग्री P दिया हुआ है।
कहां पे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का आपको पहले से पता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने कितना दे रखा है? 300 डिग्री पी। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री पी इन सेल्सियस स्केल। आपको क्या करना है, यहां पर 0 डिग्री पी के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस वैल्यू पता करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे पहले रिलेशन दिया था, हमको सोचने की जरूरत नहीं थी, इस इक्वेशन का यूज करा था, लेकिन ये इक्वेशन नहीं दे रखी है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन ना दे, अगर कोई रिलेशन दिया है उसी रिलेशन का यूज करें, उसी इक्वेशन का यूज करें। अगर रिलेशन नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो एज्यूम कर लेंगे। व्हेन एवर नॉट मेंशन एज्यूम लीनियर वेरिएशन। आप लीनियर वेरिएशन को एज्यूम कर लो, मतलब P इज इक्वल टू AC प्लस बी या फिर C इक्वल टू AP प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। C क्या है यहां पर? डिग्री सेल्सियस में। P क्या है? एक नया स्केल है। आप इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो मैं यहां पर जो इक्वेशन है यूज कर रहा हूं, कौन से वाली? मैं ये वाली इक्वेशन यहां पर यूज कर रहा हूं, कौन सी? P इक्वल टू AC प्लस बी। A और B क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। तो चलो यहां पर एक बार इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करो, तो यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहां पर ध्यान देना, जो P है, P की वैल्यू कितनी है बेटा? 300 डिग्री P है, तो P की वैल्यू रखी 300। A और C की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0 प्लस B। तो यहां से मेरे को B की वैल्यू मिल गई, B इक्वल टू आ गया, B कांस्टेंट आ गया 300। उसके बाद दोबारा से मेरे को यही इक्वेशन यूज करनी है, यही इक्वेशन दोबारा यूज करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर जो है P की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री P है, यस। A इंटू C की वैल्यू कितनी है? 100 पुट कर दी, और प्लस B की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो यहां से A की वैल्यू मिल गई -2। अब क्या करना है आपको? 0 डिग्री P के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकालनी डिग्री सेल्सियस में। यही इक्वेशन से फिर से यूज करेंगे। तो एट P इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहां पे A की वैल्यू B की वैल्यू पुट कर दी, तो डिग्री सेल्सियस में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये कितने आ जाएगी? 150 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये किसी बुक में शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारे सर ने हमको पढ़ाया था, कुलकर्णी सर, जो कि मेडी जी की बेहतरीन टीचर रहे हैं पहले, और अभी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो यहां से वहां से हमने ये सीखा था, और हमने आपको सिखा दिया है, यहां पर हमने आपको सिखा दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1, जो कि सबसे छोटी यूनिट थी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 5 यूनिट का क्रैश कोर्स आपको दे रहा हूं। तो यूनिट नंबर 1 मैंने यूट्यूब पर भी आपको पब्लिक कर दिया, ताकि आपको ये पता लग सके कि किस तरह का कंटेंट हमको मिलने जा रहा है, ठीक है। बाकी जो हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है मैकेनिकल 3rd सेम का या 3rd प्लस 4th सेम का, उनको हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल में बच्चों की संख्या कम है, इसलिए कुछ बच्चे परेशान भी रहते हैं कि हमारे लिए कोई कंटेंट बनाना तो नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों की संख्या भले ही कम हो, क्योंकि हम मैकेनिकल से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक अटैचमेंट तो रहता ही है अपने बच्चों के साथ। तो मैं आपको पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने वाला हूं, कोई बात नहीं है, और आपको मैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स, भले ही कम स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट क्या हम वीडियो को शेयर करके सभी बच्चों को, भले ही कम है लेकिन जो कम है, क्या हम उनको जोड़ सकते हैं? क्या हम उनको जोड़ सकते हैं? तो आपके जितने भी कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या अदर कॉलेज हैं, या बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप इस वीडियो को वहां तक शेयर करें, आप उनको एप्लीकेशन के बारे में बताएं, है ना। तो हमारा जो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। यहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, पूरा क्रैश कोर्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। बेटा आप सभी जानते हैं, देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इस टेक्नोलॉजी कुछ हम ये जो टेक्निक्स यूज करते हैं, डिजिटल बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, स्टूडियो का है, एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा अमाउंट चार्ज हमको करना पड़ता है, नहीं तो इसको कैसे चला पाए, फिर ओवरऑल सिस्टम भी चलाना होता है। इसलिए एप्लीकेशन में कुछ चार्जेस तो इसके रहते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन इतने चार्ज नहीं रहते हैं। आप जितना इसमें पे करोगे ना, मैं कह रहा हूं कि उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट होने वाला है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपको अगर मेरा क्रैश कोर्स अच्छा नहीं लगता है थर्मोडायनामिक्स का, आप मुझे कॉल कर लेना, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैकेनिकल वालों को ये नंबर दे रहा हूं मैं, 7455961284। इसके अलावा अजय का एक और नंबर है जो कि हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स में जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया है, सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे यूनिट 1 2 3 4 5, अगर नहीं समझ में आया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है, फिल्टर्ड कंटेंट है, कहीं आपको कंटेंट ऐसा मिलना मुश्किल है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा 5 यूनिट का क्रैश कोर्स मिलेगा यूट्यूब में, मैं आपको 2 यूनिट दूंगा डेमो के तौर पे, यूनिट 1 एंड यूनिट नंबर 2,
ठीक है ना। तो यूनिट 1 का वन शॉट हमारा कंप्लीट हुआ। आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं जाते जाते, ताकि आप लोग थर्मोडायनामिक्स को लाइटली ना लें। ये सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, समझ में अगर आ गया तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। आपको ये समझना है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपकमिंग सेमेस्टर्स में ऐसे कई सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं जो इसके बिना आप समझ नहीं सकते। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, एचएमटी, आरएसी, पावर प्लांट, ये सब जो है थर्मोडायनामिक्स पर ही डिपेंड करेंगे। तो क्रैश कोर्स के अंदर आपको यूनिट वाइज हर एक यूनिट का एक वीडियो मिलेगा बेहतरीन। किसी यूनिट का वीडियो बड़ा हो सकता है, किसी यूनिट का छोटा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, क्योंकि आपको हम एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे ना। तो सिलेबस तो हम पूरा कराएंगे, फुल सिलेबस आपका कवरेज होगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एकेटीयू के पीवाईक्यूज आपने देख लिया होगा किस तरह से मैं कवर करा रहा हूं। ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जितने आप क्वेश्चंस कहेंगे उतने प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोर्स का लिंक जो है, क्रैश कोर्स का लिंक थर्मोडायनामिक्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का जो क्रैश कोर्स है लगभग ये रहेगा आपका 18 से 20 घंटे के आसपास जा सकता है, 15 से 20 घंटे के बीच में वेरी करेगा। तो आप लोग जो है 15 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग 15 घंटे तो निकाल ही सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए जो कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और आप पढ़िए, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, मुझे कॉल कीजिए। अगर समझ नहीं आया तो 100% रिफंड करा लीजिए अपना, इट्स माई गारंटी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल चीजों को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी तो आपको न्यूमेरिकल यहाँ कम देखने को मिले हैं, वहां पर आपको डेरिवेशन मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है थर्मोडायनामिक्स की यूनिट नंबर 2। फर्स्ट लॉ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम के लिए, साइकिल के लिए, ओपन सिस्टम के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।